सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसके पास है? संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? तो स्टार है। अब क्या है इसमें ना कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, याद रखिएगा 124, सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है क्या है? 124 के तहत की गई। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल 8 थी। जब शुरू हुआ मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी कि टोटल कितना? 8 था। फिर है अनुच्छेद 124 के 1 के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को क्या कर दिया? 11 कर दिया। तथा फिर से 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 यानी कि 30 रखने का प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 33 कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, यानी कि 33 + 1। ठीक है, 33 प्लस कितना है? 33 + 1 है 34, जिसने इसको बोलिए 33 + 1। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वही हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, तब ना होगा 33 + 1। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इस सब अब दिमाग में वही रखिए। और 2008 में लेकिन क्या हुआ था? अभी हम लोग पढ़े ना, 2008 में कुछ और हुआ था। 2008 में 30 हुआ था, मतलब 30 + 1 था। तो देखिए है ना 30, न्यायाधीश को छोड़कर तो 30 हो जाएगा 2008 के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 में अभी वर्तमान में 33 + 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष? किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक अगर एडवोकेट रहेगा तब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए वो
एलिजिबल होगा। और अनुच्छेद क्या है? 124 है सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद अगर त्याग करेगा तो पत्र किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को सीधे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश लगेगी? संसद की सिफारिश लगेगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें केवल 3 और 4 जो है सही है, तो हम लोग केवल 3 और 4 को पढ़ेंगे। 3 क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। 4 कहता है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के द्वारा क्या हो? समर्थित हो। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जा सकते हैं? हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय में कितना है? 62। सर्वोच्च में 65 और उच्च न्यायालय में 62। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? अभी हम लोग पढ़े ना 65 ईयर्स सर्वोच्च न्यायालय के लिए। और अगर यही बोल देगा उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय में कितना हो जाएगा? उच्च में हो जाएगा 62 ईयर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो इसमें सही है 1 और 3। तो 1 और 3 देख लो। क्या क्वेश्चन क्या है पहले समझो कि उच्चतम न्यायालय जो है क्या है? वो स्वायत्त है यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो उसको रक्षा करने के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो एक है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या करना होगा? विचार विमर्श करना पड़ेगा। ठीक। और एक और क्या है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 18,
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है, तो इसे दोनों में से कोई भी हम लोग पढ़ने वाले नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ठीक, न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस हैं, तो अब वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं क्या कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे तो उसका जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करके? परामर्श करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या किया जाता है? परामर्श करने के बाद किया जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? बताइए। 1993 में हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993। रिजर्वेशन कब आया था? 1992 में शायद लागू हो गया था रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं, मंडल कमीशन लागू कर दिया गया था 1992 में, और 1993 में कॉलेजियम बना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 यानी कि 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश का कॉलेजियम या मंडल निर्धारित किया गया था, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को संरचित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या है? तो उनकी संख्या 4 है। समझे सवाल क्या है? कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है का जो मंडल होता है, जो कॉलेजियम के लिए जो मंडल जो कमेटी बनती है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के अनुसार जो संबंधित है, वही कॉलेजियम का बात कर रहा है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो होते ही हैं, चीफ जस्टिस। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं, तो उनका संख्या पूछ रहा है। तो चीफ जस्टिस होंगे और उनके अलावा और कितने लोग होंगे? 4 और लोग होंगे, और वो 4 अन्य लोग नहीं होंगे, वो 4 जो होंगे वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है?
तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसमें तदर्थ न्यायाधीश सही है और अतिरिक्त न्यायाधीश क्या है? गलत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश की क्या हो सकता है? की जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त जो है अतिरिक्त न्यायाधीश का नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब उस केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवा निवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा भी सही है, कहता है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनराविलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू दोनों के पास है, उच्च न्यायालय एज वेल एज उच्चतम न्यायालय। और पहला स्टेटमेंट जो है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बैठने और कार्य तो बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, किस चीज़ से संबंधित है? निर्वाचन नहीं, निर्वचन इसको पढ़िए। संविधान के निर्वचन, जहाँ तक हमको लगता है ना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मीनिंग निकालना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जा रहा है एक्चुअली। तो उस केस में क्या होगा? न्यायाधीशों की संख्या कम से कम जो सुनवाई होगा उसमें कितना रहेगा? कम से कम 5 लोग रहेंगे उस बेंच में। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति,
ठीक है, एक तरह से मूल अधिकार है। यह इसमें आ जाएगा आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंडर आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय की शक्ति का मूल या आरंभिक अधिकारिता, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, के अंतर्गत आती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता क्या होगी, प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक तो 1 और 4, यानी कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर कभी विवाद हो गया तो वह आ जाएगा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, और उसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। या मान लो कि 2 या अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाएगा तो उसका भी सुनवाई कौन करेगा? इसका भी करेगा उच्चतम न्यायालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 कहता है ना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो ये गलत क्या हो जाएगा कि इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनन्य शक्ति है। तो ऐसा है क्या? आदेश तो कभी जारी नहीं कर सकता है, गाइड कर सकता है। अब देखिए तो गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब इसमें देख लीजिए सही क्या क्या है। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, सलाहकार का रोल करता है, ये भी सही है। ठीक, इसके पास अपने ही निर्णय आदेशों पर पुनर्विचार, ये भी सही है। जुडिशियल रिव्यू करने का शक्ति है ना, सलाहकार होता ही है राष्ट्रपति का। और अगर अंतरशासकीय विवाद हुआ तो अभी हम लोग पढ़े कि अगर सेंट्रल स्टेट या स्टेट में कोई विवाद होगा तो कौन निपटाएगा? इसका भी पावर दिया गया है उच्चतम न्यायालय को ही। और वो किस चीज़ में आता है? अनन्य क्षेत्राधिकार। ठीक है, मूल में आ गया यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है यानी कि गलत? तो गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, गलत है। ठीक, गलत है। अब सही क्या है? सही है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ, सही है। सही है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। फिर सही है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी सही है। कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय मतलब कोर्ट मार्शल भी इंक्लूड है। इसमें क्या बोला था? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ करके, गलत बात है। वो इवन कोर्ट मार्शल की भी क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल मतलब समझिए कि जो हमारी फ़ौज है ना, मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का अगर वार हो रहा है, बॉर्डर पे पहुंच गया, पूरा का पूरा टीम पहुंच गया, तो उसमें कोई आपके जैसे अगर कोई बहादुर सैनिक आगे है और बंदूक चल रहा है मान लीजिए, हाँ, और वो बोला कि अब हमको छुट्टी सर लगाना है, सो LAP हमको लगा दीजिए, तो बोलेगा वहाँ जो सूबेदार होगा कि अभी जंग हो रहा है, सो अभी जंग करिए ना, देश की संप्रभुता का सवाल है। तो आप बोलिए कि अब आप देश आप देखिए, हम चले। आप जब वहाँ से मुड़िएगा तो फिर वापस घर नहीं आइएगा, फिर वही कोर्ट मार्शल वही हुआ।
आपने देश को क्या किया उस समय, आपने ठग लिया, तो इसके लिए आप पे देशद्रोह का केस चलेगा। वही होता है कोर्ट मार्शल। या मान लीजिए कि कभी ऐसा लगा कि वैसा उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, सेना में उतना इनकम नहीं है, तो छोटा मोटा कोई इन्फॉर्मेशन दे दिए पाकिस्तान को कि ऐसे। एक हमारे थे डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट थे, तो एक लड़की उनको वीडियो कॉल करती थी पाकिस्तान पे, पता नहीं क्या देखे कि सबका सब बता दिया, अग्नि 5 अग्नि 4 का जितना भी। तो यही है, उन लोग पे क्या होगा, कोर्ट मार्शल होगा। क्वेश्चन नंबर 36, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके सभी निर्णयों पर का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। समझे। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, तो अभिलेख न्यायालय मानेंगे। ये भी देख लीजिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब याद रखिए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 129 अनुच्छेद कितना है 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को। 129 किसको बोलता है, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, और 215 किसको बोलता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को। कि आप लोग दोनों क्या हैं, एक अभिलेख न्यायालय है, और अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब हुआ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे सामने कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। समझ रहे हैं मामला, बोला कि उच्चतम न्यायालय जो है वो है कहाँ, दिल्ली में है, तब मामलों का सुनवाई भी कहाँ करेगा, नई दिल्ली में करेगा। लेकिन अगर वो चाहे तो किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, किसके अनुमोदन से, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये चीज़ जो है वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत क्या किया, प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारती। ठीक, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किस में किया, तो केशवानंद भारती के केस में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा क्या की गई, प्रतिपादित की गई। तो तुरंत पढ़े ना हम लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा उसका आंसर, केशवानंद भारती हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, तो 1, 2 और 3 यानी कि 32, 226 और 227। 245 को भूल जाइए। ठीक, 32 ठीक है, 226 ये भी सही है। 32 क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, रीट जारी करने का जो पावर है। 226 किसको देता है पावर, हाई कोर्ट को, और बचा 227। तो ये वही है, 32 और 226
क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। और 227 क्या है? 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। अच्छा, उच्च न्यायालय मतलब किसके इसमें रहेगा? अधीनस्थ रहेगा। किसके अधीनस्थ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ रहेगा ना, छोटा है, सबऑर्डिनेट रहेगा। तो ये बोला गया है इसमें। 32 में भी रीट है, 226 में भी रीट है, और 227 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि जो बुनियादी ढांचा का सिद्धांत है उसका स्रोत कौन है? तो न्यायिक व्याख्या हुआ तभी ना निकला। मूल संरचना जो है, बुनियादी ढांचा का जो सिद्धांत है, उसका असली स्रोत क्या है? उसका असली स्रोत है न्यायिक व्याख्या। ठीक। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की क्या की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया था। स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 43, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? समझिएगा ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी मतलब कि सेकंड सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनाना पड़ा? तो गोलकनाथ केस में बनाना पड़ा। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो कि 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था। सबसे बड़ा कब बना था? केशवानंद भारती के केस में 13 न्यायाधीश और 11 न्यायाधीश गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा किस वाद में व्यक्त की कि मूल अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट जो दिया गया है लोगों को, भारत की पब्लिक को जो दिया गया है कि लीजिए आप फंडामेंटल राइट को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह, मतलब एक इंडिविजुअल को जैसा सबसे बढ़िया लगे उस तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा वो चाहे तो तैयार कर सकता है, इसके लिए उसको सक्षम बनाता है। 21 वाद में कहा गया, यह कहा गया गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो वो क्या सोच के उनको लगा, जजों को लगा कि अगर इन लोग को फंडामेंटल राइट्स दे दिया जाएगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे, अपनी जीवन की एक रूपरेखा बनाएंगे जैसी ही चाहेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इतने अनपढ़ गंवार हैं, क्या वो अपना रूपरेखा तैयार करेंगे? उनसे ढंग से वो सरकार नहीं सेलेक्ट होता है, अपने जीवन को लोग क्या बनाएंगे? लेकिन फिर भी मान्यता है, सरकार बोल रही कि नहीं भाई फंडामेंटल राइट दीजिए इनको। चलिए अब आइए 45, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानना है। इसमें गलत कौन है? तो इसमें डी गलत है, यानी कि बेला बनर्जी वाद में विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, गलत। बाकी सही देख लीजिए। इंदिरा साहनी वाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रीमी लेयर से संबंधित है। ठीक। इंदिरा साहनी वाद क्या है? इंदिरा साहनी वाद क्या है? अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी के लिए जो अभी हम लोग सुनते हैं ना, क्रीमी लेयर। ठीक है।
फिर है विशाखावाद। विशाखावाद किससे है? तो अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, बहुत इम्पोर्टेंट। विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। फिर है मेनका, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद क्या है? अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। ठीक, मेनका गांधीवाद क्या है? अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 46 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। कौन सही है इसमें? तो यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो होता है ना, हम लोग पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक तो मूल अधिकार होगा, ठीक, एक अपीलीय होगा अधिकार और एक होगा परामर्श संबंधी, 3 प्रकार का। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक विवाद, अगर कोई संवैधानिक विवाद हो जाता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार, हम लोग पढ़े 3 प्रकार का अधिकार होगा, मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री। तो बोल रहा है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन है? तो वो है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है अनुच्छेद 132 को, लेकिन अनुच्छेद 134A को मिलाकर पढ़ेंगे तब हमको अपीलीय अधिकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जो कि किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है, संविधान की व्याख्या से जो भी, अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा केस है जिसमें मामला अटक जाता है कहाँ पे? यहाँ पे तो संविधान का जो व्याख्या हुआ है उसको हम लोग को क्लियर करना होगा, इसके बाद ही इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय है उस केस को लेगा किस अधिकार के तरह? तो अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसको एक्सेप्ट करेगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो अनुच्छेद 142। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो 142, 142 सुधारात्मक याचिका उच्च न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत। तो सुधारात्मक याचिका किस में जाएगी? अनुच्छेद 142 में जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन इसको बोला जाता है। क्या इसको बोलेंगे? इसको बोला जाएगा क्यूरेटिव पिटीशन, अनुच्छेद 142। और सबसे इम्पोर्टेंट 145 याद रखिए, 145 में ही है जुडिशियल रिव्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा ही दिए गए निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट खुद जो निर्णय को दिया है या जो आदेश दिया है उसका क्या करेगा? पुनर्विलोकन। ठीक है, तो ये कौन करेगा? अनुच्छेद 137। 137 हम लोग गलत लगता है याद रखे हैं, 145 नहीं होगा, 137 में ही शायद होगा वो पुनराविलोकन, 137 में ही होगा, याद रखिएगा। 145 में नहीं होगा, ऐसे एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। 137 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया निर्णय है या जो दिया गया आदेश है उसके पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनराविलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या अपना जो आदेश दिया है उसी को क्या कर सकती है? पुनराविलोकन कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। बहुत अच्छा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध क्या है? अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ हो सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट है अपने शक्ति के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधि से क्या है? बाध्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। क्या है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का जो अधिकार है वही है न्यायिक पुनरीक्षण।